अमेरिका इस पूंजीवादी देश ने जो विश्व के जो देश है उस पर जो टैरिफ लगाई है, इस कारण विश्व में जो मंदी आई है, हम इस पर चर्चा करेंगे। इस मंदी कारण भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और हर चीज़ पर असर गिर पड़ा है। विश्व के बाजार में मंदी दिखाई देती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका जो देश है, ये पूंजीवादी देश है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन पहले नियुक्त हुए और वो अपने पद पर विराजमान हुए। और साथ ही अमेरिका के जो विश्व के सबसे रईस जो व्यक्ति है, उद्योगपति है, वो एलन मस्क, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनके सलाहकार बने हैं, वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए। दोनों भी पूंजीवादी है, राष्ट्रपति भी पूंजीवादी है और एलन मस्क भी पूंजीवादी है। उनकी सोच ही पूंजीवादी है। उन्होंने विश्व के देशों पर, विश्व के जो देश है, विकसित हो या विकसनशील देश हो, उन पर टैरिफ लगा दिए। इस कारण भारत ही नहीं तो पूरे विश्व में एक टैरिफ वार, इसका तो व्यवसाय युद्ध भी हम कह सकते हैं, व्यवसाय युद्ध हमको दिखाई पड़ रहा है। और उसको वो जो टैरिफ लगाया है उसको कनाडा, मेक्सिको, चाइना, भारत आदि देशों ने भी विरोध किया। भारत का उतना विरोध दिखाई नहीं पड़ा, पर चाइना, मेक्सिको, कनाडा, इन्होंने खुलेआम विरोध किया। और कुछ दिन पहले हम देखे कि यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की, उनको बुलाया गया अमेरिका में और उनका अपमान भी किया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष है जेलेंस्की, इनसे जो जिस ढंग से बर्ताव किया, उसका उत्तर जेलेंस्की ने दिया। वो हिम्मत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखाई नहीं दी। और अमेरिका ने उनको कहा कि आप युद्ध रोको। अब युद्ध रोको यानी क्या है? युद्धबंदी जो करना है तो अकेला यूक्रेन तो नहीं कर पाएगा, दोनों पक्षों को बैठना पड़ेगा। युद्धबंदी जब भी कभी होती है, एक पक्ष से नहीं होती है। रशिया को भी बोलो, रशिया रहा होता, वहाँ यूक्रेन रहा होता, फिर दोनों को बीच में बैठा के वो बात की होती कि भाई आप युद्धबंदी करो, तो वो सही कदम होता। अब यूक्रेन को, एक छोटा देश है, उस पर तुम दबाव डाल रहे हो, तुम बंद करो, रशिया आक्रमण करेगा फिर। तो वही बातें उन्होंने जेलेंस्की ने कही। वही टैरिफ का बात, उसमें टैरिफ भी आ गया। टैरिफ का सवाल चाइना ने खुलेआम चेतावनी दे दी, हम कोई भी आप कोई भी युद्ध करने तैयार है, टैरिफ वार हो या कोई भी युद्ध हो, हम उसके लिए तैयार हैं। इन्हीं वार के लिए बात किया। यानी चाइना, सबसे बड़ा क्या है कि अमेरिका चाइना को घबराता है, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था जिस तेज़ी से बढ़ी है, जिसका टेक्नोलॉजी चाइना की जितनी जब से बढ़ी है, तो अमेरिका के सामने अभी रशिया तो उतना परेशानी है चाइना की। और इस कारण, टैरिफ के कारण अमेरिका में दिखाई पड़ा। अमेरिका अर्थव्यवस्था, अमेरिका का बाजार वो डाउन हो गया, वहाँ मंदी आ गई, शेयर्स भी गिर गए, एलन मस्क के शेयर गिर गए। जो टेस्ला कार है एलन मस्क की, उनके भी शेयर गिर गए। आखिर अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया कि मैं टेस्ला कार खरीदूंगा। इस प्रकार से बचाने की कोशिश किया। तो ये जो बाजार अमेरिका का गिरा है और मंदी भी अमेरिका में दिखाई दी, वही उसका असर तो पूरे विश्व में गिरेगा। विश्व में
बाजार भी देखेगा, शेयर बाजार भी गिरेगा, तो इसका असर पूरे विश्व में होगा, विश्व की बाजार में होगा, विश्व के अर्थव्यवस्था पर होगा। इस माहौल में हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम यही राजनीति अभी भी चल रही है। मुझे विश्व में की जो स्थिति आर्थिक स्थिति खराब है, हम यहाँ भारत में हिंदू मुसलमान झगड़े में चल रहे हैं। होली, रमजान, ईद, ऐसी इसमें हम झगड़ा कर रहे हैं। देश की स्थिति क्या है ये हमको समझना होगा। अमेरिका जो देश और पूंजीवादी देश है, अब वहाँ जो पूंजीवाद जो है, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, जो पूंजीवाद जो है वो अलग अलग रंग में दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका में जो पूंजीवाद है वो अलग रंग में दिखाई पड़ रहा है हमको। जैसा हम बता सकते हैं, शुद्ध पूंजीवाद, इसको हम प्योर कैपिटलिज्म कह सकते हैं। पर शुद्ध पूंजीवाद भी रहा है, कठोर पूंजीवाद जिसको हार्ड कैपिटलिज्म करते हैं, शुद्ध पूंजीवाद भी रहा, कठोर पूंजीवाद भी रहा जिसको हम हार्ड कैपिटलिज्म करेंगे। नरम पूंजीवाद भी दिखाई दिया जिसको हम सॉफ्ट कैपिटलिज्म बोलते हैं। निगरानी का पूंजीवाद भी दिखाई दिया जिसको सर्विलेंस कैपिटलिज्म कहते हैं। अभी सहज पूंजीवाद की बात हो रही है जिसको हम क्रॉनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं। तो ये जो अभी जो इलन मस्क जो है, ये मंदी के दौर से उसने अमेरिका की जो मंदी है उसको देख कर उसने बयान दे दिया इलन मस्क ने कि हम सरकारी खर्चों पर कटौती करेंगे। अमेरिका में मंदी हुई, इलन मस्क जो प्रेसिडेंट का फाइनेंस एडवाइज़र है वो कहता है कि हम सरकारी खर्चों पर कटौती करेंगे। पर बाकी खर्चों का क्या है? जो बाकी खर्चा बढ़ रहे हैं उसका क्या है? इधर तुम्हारे कैपिटलिज्म भी अलग अलग रंग बदल रहा है। कभी वो शुद्ध पूंजीवाद हो रहा है, कभी कठोर पूंजीवाद हो रहा है, कभी नरम पूंजीवाद हो रहा है, कभी निगरानी पूंजीवाद हो रहा है, कभी सहज पूंजीवाद हो रहा है। अभी तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात हो रही है। तो ये जो इस प्रकार का जो बदलाव रूप पूंजीवाद का, इसको भी हमें समझना होगा। उसी बीच वैश्वीकरण जो अमेरिका ने डाला था पूरे विश्व पे, ग्लोबलाइजेशन, हम इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो वैश्वीकरण जो अमेरिका ने थोपा था पूरे विश्व है, अभी वो डीग्लोबलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से हटकर डीग्लोबलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं, जिसको वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी हम कह सकते हैं। अभी इस ओर बढ़ रहा है। सवाल क्या हो रहा है कि तुम वैश्वीकरण लो या भी भूमंडलीकरण हो, तुम्हारी नीतियाँ ठीक नहीं है तो उससे फर्क क्या गिरेगा? तुम्हारी नीतियाँ मायने रखती है। और जो भूमंडलीकरण की बात करें, हम डीग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो ये क्या चीज़ है? जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है? तो इसमें क्या हो रहा है कि वो ऐसी प्रक्रिया है या दुनिया भर के देशों के बीच पहले से ही मौजूद आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एकीकरण में कमी आने लगती है। जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। परंतु क्या पूंजीवादी व्यवस्था वैश्वीकरण के इस दौर से या भूमंडलीकरण के दौर से सही हो पाएगी? ये भी तो सवाल है। वही स्थिति भारत में है, सेम स्थिति भारत में है। हमारे भारत के समस्त जो सरकारी उपक्रम है, जिसे हम POE कहते हैं, PUPSU कहते हैं, जो सरकारी उपक्रम है, ये सभी निजी हाथों में दे दिया है। सरकारीकरण का निजीकरण हो गया। अभी सभी सरकारीकरण का निजीकरण होगा। सभी PSU या जो संस्थान है सरकारी उपक्रम, ये तुम निजी तौर पर आदमी देंगे तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बचा क्या है? तुम क्या चलाना चाहोगे? रेलवे भी तुमको दे रहे, अभी मोबाइल दे रहे, टेलीफोन दे रहे, एरोप्लेन दे रहे,
एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट्स दे रहे हैं, हर चीज़ तुम उनको दे रहे हो, तो तुम क्या चलाने वाले हो? सरकार के हाथ में क्या है? ये भी हर सवाल आ रहा है। इवन जो उद्योगपति है, उनके प्रतिनिधि को तुमने IAS रैंक में बिठा दिया, बगैर परीक्षा दिए उनको IAS रैंक पे सचिव बना दिया। अरे भाई, जो आदमी पूंजीवादी है वो लोगों का भला कैसे करेंगे? वो खुद का फायदे की बात करेगा, नीतियाँ वो अपने फायदे की नीति बनाएगा, वेलफेयर ऑफ पीपल की नीति कहाँ से बनाएगा? उनके उद्योगपति को तुमने बगैर IAS बना दिया। इधर UPSC पास होने के लिए आदमी को 5 अटैम्प्ट होने के बाद भी पास नहीं होते, उनको डायरेक्ट तुम IAS बना रहे हो। ये जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को हमको समझना होगा, जो देश के लिए सबसे घातक है। ये उसी बीच हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो खामोश है। अब भाई, न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ये भारतीय संविधान का कस्टोडियन है। भारतीय संविधान की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, उसे वॉचडॉग भी कम कहते हैं, फिर भी वो चुप है, खामोश है। इस कारण जो वहाँ बैठे हुए न्याय व्यवस्था बैठे हैं, जो जज बैठे हैं, जो न्यायाधीश बैठे हैं, उनकी औकात ही नहीं है, उनका मेरिट ही नहीं है, लायक ही नहीं है, क्योंकि वो मेरिट के आधार पर नियुक्त हुई नहीं हुए। वो कोलेजियम जो सिस्टम है, उनसे उनको रिकमेंड किया जाता है, वो बन जाते हैं। अगर आयोग हुआ होता, न्यायाधीश नियुक्ति आयोग हुआ होता, तो मेरिट की बेस पे न्यायाधीश नहीं होते थे। उनको डर नहीं रहा होता कि भाई हमारा जो एक आयोग है उससे हम नियुक्ति हुए, हमें सरकार से डर नहीं लगा होता। यहाँ तो कोलेजियम रिकमेंड करता है, सरकार उसको ओके बोल देता है, दोनों की मिली भगत होती है। तो देश का क्या होगा? भारत का संविधान का क्या होगा? ये हमारे सामने सवाल आ रहा है। और संविधान एक किताब बन के रहेगी। अभी भी जो उद्योगपति एलन मस्क है, उसकी कंपनी है स्टारलिंक। अभी 2 दिन की बात हो रही है, 2-3 दिन की बात हो रही है। उसकी कंपनी है स्टारलिंक। उसने एयरटेल जो मोबाइल कंपनी है, इंटरनेट कंपनी है, उनसे उसने ये करार कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, बिजनेस एग्रीमेंट कर दिया। अभी दोबारा 11 तक को एग्रीमेंट हुआ है। उसी बीच अभी इधर एयरटेल का जो शेयर डाउन हो रहे हैं, एयरटेल खतरे के इसमें दिखाई दिया, तो टाटा जो कंपनी है उसके साथ में उसने फाइनेंस डील कर दिया। साथ में उसने भी एलन मस्क की कंपनी जो है स्टारलिंक, इनसे उसका भी एग्रीमेंट हो गया। एक दिन पहले एयरटेल का एग्रीमेंट हुआ, दूसरे दिन जियो का एग्रीमेंट हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो जियो पूरे डूब गई होती। एयरटेल तो पहले रिलायंस का पूरा जो शेयर पूरे डाउन हो रहे हैं, मार्केट में उनकी पोजीशन डाउन है। पिछले 6 महीने से शेयर बाजार डाउन हो रहा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा, एलन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, ये क्या है, ये भी हमको समझना। पहले हमको ये समझना पड़ेगा, एलन मस्क की कंपनी, जो एलन मस्क है अमेरिका का, उसकी जो कंपनी है SpaceX क्या है? ये वो सैटेलाइट है, इंटरनेट सैटेलाइट की ये प्राइवेट कंपनी है जो सैटेलाइट ये करा। और उस कंपनी की नई कमान अभी अमेरिका में हमने दे दिया। पूरे स्पेस से तो कोई केबल डालने की गरज नहीं है। अभी एयरटेल को सर्विस देने के लिए केबल डालने की गरज नहीं है, जियो को केबल डालने की गरज नहीं है, सब वहीं से होगा। अभी तुमको एक लेना पड़ेगा, छोटी मशीन रहेंगी, वो रहेगा और पूरा वो कैचअप करेगी। अब ये कंडीशन है, भारत की कंडीशन है। अभी हमने पहले बात की एलन मस्क के इसके अपने यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने जेलेंस्की की, उन्होंने अमेरिका से पंगा ले लिया। तो एलन मस्क ने बोल दिया, यूक्रेन में जो पूरी इंटरनेट सेवा जो है एलन मस्क की है, स्टारलिंक की है, उसने बोल दिया अगर तुमने हमारी बात मानी नहीं तो हम पूरी इंटरनेट सेवा बंद कर देंगे। यूक्रेन की अगर इंटरनेट सेवा बंद होगी तो वो तो ख़त्म हो जाएगा पूरा। यूक्रेन की पूरी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और पूरी उनके इंटरनेट सेवा ही बंद करेंगे। आज इंटरनेट के मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग।
अब वो धमकी दे दिया उसने, एलन मस्क ने, यूक्रेन को, तुमने हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इंटरनेट सेवा बंद कर देंगे। इसको हमको समझना पड़ेगा। हमने हमारे देश की एयरटेल कंपनी और जियो ने उनसे प्यार किया है। कल चल के भारत अमेरिका युद्ध हुआ, एलन मस्क ने पूरी इंटरनेट सेवा बंद किया, तो भारत का क्या होगा? भारत का क्या होगा? पूरी पूरी हमारी जो नेट इंटरनेट सेवा पूरी अमेरिका से अब चलेगी। कब्जा पूरा अमेरिका का हो जाएगा। यही नहीं है, दूसरी भी एक बहुत बड़ी घटना हो गई अभी दो तीन दिन पहले। जो अडानी और अंबानी, दोनों अडानी और अंबानी, इनकी जो कंपनी ने ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन, ये दो जो कंपनी है, ब्लैक रॉक एंड ब्लैक स्टोन, इस कंपनी से एग्रीमेंट कर दिया। एक इधर हो गया, एयरटेल जियो का हो गया अंबानी का, दूसरी इधर भी काम कर दिया। ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक, ये जो अमेरिका कंपनी, उनसे उन्हें सौदा कर डाला। अभी समझो अभी क्या हो रहा है। तो और अडानी को उसने $75 करोड़ दे दिया कर्जा, $75 करोड़ दे दिया कर्जा। भारत की बैंक उसने डुबा दिया अंबानी ने। 22 उद्योगपतियों को 16,000 करोड़ कर्जा माफ किया। 22 उद्योगपतियों का भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। उनके 16,000 करोड़ रुपए, जो 16,000 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। ये पैसा किसका है? ये हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। उन लोगों ने बैंक से पैसा कर्जा नहीं लिया, बैंक से बिजनेस लिए कर्जा लिया, 22 उद्योगपति ने उसको माफ कर डाला। ये पैसा हमारा है। अब देखो ये हम किस दिशा में जा रहे हैं। अभी इसके और खतरनाक, इससे भी आगे खतरनाक वाले होने वाली है। जो अभी जो हमारे डॉलर से तुलना में हमारा रुपया गिर रहा है, डॉलर की तुलना में हमारा रुपया गिर रहा है। अभी क्रिप्टो करेंसी को पहले विरोध किया है हमने मैंने भी इसके लेख लिखा, क्रिप्टो करेंसी का पहले विरोध किया था, मेरा लेख भी आया है। अब क्रिप्टो करेंसी को बोला कि भैया अगर ये आएंगे तो भारत का जो रुपया है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए आरबीआई ने उसको मना किया कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लागू नहीं होगी। अभी अमेरिका की गुंडागर्दी चल रही है, तो क्रिप्टो करेंसी अभी अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी ऑथराइज मानी जाती है, भारत में भी ऑथराइज हो जाएगी, तो रुपया का क्या होगा? एक तो पहले डॉलर डाउन हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी आएंगे तो फिर क्या होगा? ये समझो अभी कि भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या होने वाली है, ये हमको समझना होगा। और उसी बीच ये जो माहौल है, माहौल गर्म आ जा रहा है। तीसरी गुलामी को बढ़ रहे हैं, तीसरा महायुद्ध हो या तीसरी गुलामी हमारी, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रजातंत्र खतरे में है, पूंजीवाद बढ़ रहा है। प्रजातंत्र को खतरा, पूंजीवाद का मजा चल रही है। तो कल चल के पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका समान हमारी अर्थव्यवस्था होगी, हम खाने को मोहताज होंगे, हमें नौकरी नहीं होंगी, आज थोड़ी बहुत है वो भी नहीं रहेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इशारा हमारे लिए बहुत कुछ दे रहा है। समस्त विश्व कर्ज में डूबा हुआ है, विदेशी कर्जा सभी पर है। भारत की विदेशी कर्जे के बारे में क्या कहें? ब्याज देते देते थक जाएंगे, 45 साल होंगे या 50 साल भी होंगे तो वो ब्याज खत्म नहीं होगा। इतना ब्याज मोदी सरकार ने इतना कर्जा ले लिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी जो नियम है अमेरिका ने बनाया था। आज अमेरिका के दादागिरी ने उसको क्रूसिफाई बना दिया। हम WTO कुछ नहीं बोल पा रही है, और जो व्यापारी संगठन है, वाणिज्यिक संगठन है, वो खामोश है। विश्व की वाणिज्य संगठन, व्यापार संगठन WTO खामोश है।
क्योंकि अमेरिका की गुंडागर्दी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स खत्म हुआ, जो हमारे आशियाई राष्ट्र है जिसमें इंडिया भी है, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ऐसे देश है, रशिया रशिया ऐसे देश है, इनकी जो संगठन है वो ब्रिक्स है, जो बैठ के चर्चा करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने अपने आशिया संघ के वेलफेयर के लिए। तो अमेरिका बोल दिया हम ब्रिक्स खत्म होने वाले, ये धमकी दे रहा है अमेरिका, इंडिया को निकालने की बात कर रहा है, इंडिया से वो ब्रिक्स से निकालने की भी बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उधर नाटो जो अमेरिका है, सब देश नाटो जुड़े हुए थे, लेकिन वो अमेरिका के अपने अपन ब्रिक्स से जुड़े थे सदस्य, अमेरिका थे अन्य देश जो वो नाटो के थे सदस्य, लेकिन नाटो नाटो के जो देश है वो भी अमेरिका के लड़कर रहे हैं। सवाल अभी यह आ रहा है, क्या नाटो या ब्रिक्स खत्म होगा, इस अंतर संगठन है ये क्या खत्म होगा? डोनाल्ड ट्रंप के कारण जो घरेलू अर्थव्यवस्था है और चरमा अमेरिका की घरेलू व्यवस्था और चरमा गई है, अब मंदी का दौर चल रहा है। जो एलन मस्क की टेस्ला की कार है उससे शेयर डाउन हो गए, तो अमेरिका ने उसे बचाने की कोशिश किया, कार खरीद कर दूसरी गया, कार खरीदने के खरीद कर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वही भारत भी पूंजीवाद के सहारे जी रहा है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी, पूंजीवादी पॉलिसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म कर डाला। बड़े कड़ी बदतर स्थिति है भारत की। भारत भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। फिर भी मंदिर की अर्थनीति है, भारत में मंदिर में बहुत पैसा आता है, सोना चांदी गहने जो भी है मैं सब मंदिर में दम पड़े है। तो मंदिर की अर्थनीति जो है भारत देश की अर्थनीति से बड़ी है, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर वो जो सोना चांदी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमको, विकास के रास्ते को देखना पड़ेगा, उसका योगदान क्या है, मंदिर अर्थनीति का भारत के विकास में योगदान क्या है, इसको भी हमको सोचना पड़ेगा। बाबा इंदिरा गांधी इसीलिए मंदिरों का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो पूंजीवादियों की मोनोपोली थी वो ख़त्म किया इंदिरा गांधी ने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसलिए आम लोगों के लिए लोन की व्यवस्था हो गई, आम लोगों का वेलफेयर होना शुरू हो गया, विकास होना शुरू हुआ। तो मंदिर की राजनीति अर्थनीति अगर वहाँ ये हुआ राष्ट्रीयकरण तो देश के लिए कुछ सहारा मिल सकता है। पंडित नेहरू की नीति, फॉरेन नीति थोड़ी गलत थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति तो गलत थी। तो उन्होंने तिब्बत को गुलाम करने में जो तिब्बत को चाइना ने आक्रमण किया, ये किया, तो उनकी स्वतंत्रता के बारे में नेहरू ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका विरोध डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में किया था हाउस में। और ये कुछ भी हो जाए, पर नेहरू की अर्थनीति को, भारत आज़ाद जब हुआ था उस टाइम भी भारत की हालत बहुत खस्ता थी, तो नेहरू ने उस आर्थिक दौर से भारत को निकाला है। इसलिए नेहरू की अर्थनीति को हम गलत भी नहीं बोल सकते फिलहाल में, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होता है। पर मोदी ने तो पूरे इन्होंने जो खड़ा किया था, कांग्रेस सरकार से राज में जो खड़ा हुआ था वो पूरा बेच डाला नेहरू अपने मोदी खुद का क्या प्रेशर है, मोदी ने खुद के क्या बना, कुछ भी नहीं किया, वो बेच डाला है। ये हमारे खतरा हो रहा है। अभी इसी बीच चाइना और रशिया ने अभी 5-6 दिन बाद जो ओमान खाड़ी है, अभी 4-5 दिन के बाद जो ओमान खाड़ी है वहाँ चाबार बंदरगाह है, तो रशिया और चाइना वहाँ नौसैनिक अभ्यास करने जा रहा है, नौसैनिक अभ्यास, युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। अभी 6-7 दिन के बाद में चाबार खाड़ी जो ओमान में है, जहाँ से तेल जो होता है अमेरिका जाता है, अमेरिका को एक चेतावनी है। अभी चाबार बंदर से ही अमेरिका का जो तेल का है तो एक्सपोर्ट है तो वहाँ जाते रहता है। अभी उस चाबार बंदरगाह पे अभी नौसेना अभ्यास होने जा रहा है 5-6 दिन के बाद।
अमेरिका चुप बैठेगा? और उसी बीच 6 देशों को उसने निमंत्रित भी किया है, चाइना और रशिया ने। वो देश है यूएई, अरब अमीरात, मिडल ईस्ट में कतर, इराक, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे 6 देशों को उन्होंने बुलाया है। भारत को नहीं बुलाया, भारत को उसके लायक ही नहीं समझा। भारत अमेरिका के साथ में कुछ बोल पा रहा नहीं, वो चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है। जबकि भारत में चाइना का जो तो पूरे मार्केट, चाइना ने भारत का कब्जा कर डाला है। फिर भी भारत, मोदी को या भारत को नहीं बुलाया गया। और जो आजू बाजू के हमारे देश है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, जितने भी देश है, तिब्बत, ये सभी देश है, पाकिस्तान, ये जो मित्र देश हमारे रहे नहीं, ये देश हमारे मित्र देश रहे नहीं, वो सब पाकिस्तान, चाइना से दोस्ती हो गई उनकी वाली, चाइना के अधीन वो काम कर रहे हैं। फिर कैसा होगा? हमारे जो ना पड़ोसी मित्र रहे ना, रशिया भी हमारा खास मित्र रहा नहीं। जबकि इंदिरा गांधी के ज़माने में रशिया की मैत्री अच्छी थी। चाइना से व्यक्तिगत कारण है, उस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा कि चाइना हमारा अच्छा मित्र था, फिर भी क्यों चाइना से हमारी मित्रता वैधता बढ़ी, इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। तो ये चीज़ कर समझा रहे हैं। उत्तर कोरिया चाइना के साथ में है, दक्षिण कोरिया का इशू आ रहा है अभी, उधर डॉलर जापान भी बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, अमेरिका डॉलर को चाइना भी बेच रहा है, जापान भी बेच रहा है। जबकि जापान अमेरिका का मित्र देश है, लेकिन वहाँ मंदी के कारण हम लोग डॉलर बेच रहे हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। अमेरिका कोई चेतावनी है, ये अमेरिका के लिए भी एक चेतावनी भी है, फ्रांस जर्मनी के लिए भी एक चेतावनी है, फ्रांस और जर्मनी के लिए भी चेतावनी है। ये तीसरे महायुद्ध की बिल्कुल दिखाई पड़ रही है हमें, तीसरे महायुद्ध की चेतावनी भी है हमारे लिए। इसी भी सबको ये भी समझना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी आती है तो करेंसी पे, हमारी भारत की करेंसी पर असर गिरेगा। अतः करेंसी का मूल्य, टेक्नोलॉजी, चाइना ने सुपर कंप्यूटर बना दिया, 1 लाख चिप उन्होंने 1 लाख चिप वाला उन्होंने सुपर कंप्यूटर बना दिया, अमेरिका को झटका दे दिया। और अभी 2025 में और 1 लाख रुपये 1 लाख चिप वो ऐड कर रहा है। भारत को 10,000 चिप नहीं मिल रही है कंप्यूटर के लिए, उन्होंने 1 लाख चिप का कंप्यूटर बनाया चाइना ने, सुपर कंप्यूटर, और 2025 में 1 लाख चिप और ऐड करने वाला है। अमेरिका के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रशिया और चाइना तो करीब जुड़े हैं, इधर उत्तर कोरिया भी अच्छे जुड़ा, साथ में जुड़ा है, बांग्लादेश जुड़ा है, श्रीलंका जुड़ा है, म्यांमार जुड़े, ये सब उनके साथ जुड़े चाइना के साथ। भारत के साथ कौन है? सुपर कंप्यूटर भी उनके पास है, चाइना के पास में, जो मार्केट भी चाइना के पास में है। तो अमेरिका का कोई डर पैदा रहा है। और हम लोग टेक्नोलॉजी में अमेरिका चाइना के पास में है, अमेरिका के पास में है, चाइना के पास में है, रशिया के पास में है, भारत के पास क्या है? इसलिए करेंसी मूल्य, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सेवा भी हमने दे दिया मस्क के हाथ में। तो करेंसी मूल्य, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सेवा, ये देश के विकास में बहुत मायने रखता है। और ये सेवा ही हमारे हाथ से निकल गई तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास क्या बचा है? भारत का भविष्य अंधकारमय है, भारत का भविष्य अंधकारमय है। यहाँ के लोगों का जीवन अंधकारमय है। कल भूखमरी, बेरोजगारी का आलम आ सकता है भारत पर। और भारत फिर भी ये कंडीशन होने के बाद भी भारत खामोश है, नरेंद्र मोदी भी खामोश है। ये कंडीशन में भी भारत भी खामोश है, नरेंद्र मोदी भी खामोश है। भारत का भविष्य एक सवाल है, भारत का भविष्य एक सवाल है, भारत का भविष्य सवाल है। जय भीम, न मुद्दा है, न मुद्दा है, न मुद्दा है।